हेलो दोस्तों, विज्ञान विषय कक्षा 10 के लिए जो हमने ये सीरीज स्टार्ट की है, जो हमारे 11 चैप्टर जो संशोधित सिलेबस में दे रखे हैं, ये है आरबीएससी 2021-22 का जो सिलेबस है, उसके अकॉर्डिंग हम सारी क्लासें अटेंड कर रहे हैं। आइए देखते हैं। इससे पहले हमने बहुत सारे पार्ट अपलोड कर दिए हैं, जिनमें वन डे वन चैप्टर हमने कंप्लीट किया है। आइए एक और चैप्टर कंप्लीट करते हैं, जो है अध्याय 12 विद्युत। विद्युत के बारे में समझते हैं। देखिए, विद्युत में सबसे पहला टॉपिक है आवेश। आवेश क्या होता है? आवेश परमाणु का मूल गुण होता है। यह धनात्मक भी हो सकता है और ऋणात्मक भी। देखिए, धनात्मक यानी कि पॉजिटिव और ऋणात्मक यानी कि नेगेटिव। आवेश दो प्रकार के, धनात्मक और ऋणात्मक। समान आवेश एक दूसरे को प्रतिकर्षित करते हैं। जी हाँ, समान एक दूसरे को प्रतिकर्षित करेंगे। जैसे प्लस एक दूसरे को प्रतिकर्षित करेंगे और विपरीत आवेश एक दूसरे को आकर्षित करेंगे, यानी कि माइनस और प्लस। ये दोनों जो विपरीत हैं, एक प्लस है एक माइनस है, ये दोनों एक दूसरे को आकर्षित करेंगे। आगे देखते हैं आवेश का मात्रक। आवेश का मात्रक होता है कूलाम। एक कूलाम आवेश बराबर होता है 6 × 10⁸ इलेक्ट्रॉनों पर उपस्थित आवेश। एक इलेक्ट्रॉन पर कितना आवेश होता है? तो एक इलेक्ट्रॉन पर आवेश होता है 1.6 × 10⁻−19 कूलाम। देखिए, आवेश का सूत्र क्या है? Q बराबर NE, जहां Q बराबर तो कुल आवेश, N बराबर इलेक्ट्रॉनों की संख्या, E बराबर इलेक्ट्रॉनों पर आवेश। ये देखिए, अगर न्यूमेरिकल हम जो हमारी ये सीरीज पूरी होने के बाद जो न्यूमेरिकल लेंगे और बहुत सारे क्वेश्चन लेंगे, उनमें हम ये कवर करेंगे। अगला टॉपिक है हमारा विद्युत धारा। आवेश के प्रवाहित होने की दर विद्युत धारा कहलाती है। विद्युत धारा क्या होती है? तो विद्युत धारा होती है आवेश बटा समय। देखिए, जिसे दर्शाते हैं, विद्युत धारा को आई से दर्शाते हैं, आई बराबर Q बटा टी। और धारा का ऐसा ही मात्रक होता है एम्पियर। क्या होता है दोस्तों? एम्पियर। 1 मिली एम्पियर जिसे 1 एमए से दर्शाते हैं, उसमें होते हैं 10⁻³ एम्पियर। क्या होती है उसमें? 10⁻³ एम्पियर धारा होती है। 1 माइक्रो एम्पियर में होती है, जिसे 1 म्यू ए से दर्शाते हैं, 10⁻6 एम्पियर। आइए आगे बढ़ते हैं। ये विद्युत धारा हो गई। आवेश के प्रवाहित होने की दर क्या कहलाती है? विद्युत धारा। जिसके लिए ये याद ध्यान रखना है, इसका मात्रक क्या होता है? एम्पियर। देखिए, विद्युत धारा को एमीटर में मापा जाता है, जिसे इस तरह के तरीके से दर्शाया जाता है। परिपथ में जो जोड़ते हैं, उसमें ऐसे गोला लगा के बीच में ए लिखते हैं। एमीटर का प्रतिरोध जो होता है वो कम होता है, और इसे हमेशा किसमें जोड़ा जाता है? श्रेणी क्रम में जोड़ा जाता है। आगे देखते हैं। विद्युत धारा की दिशा इलेक्ट्रॉनों के प्रवाह होने की दिशा के विपरीत मानी जाती है। यानी कि विद्युत धारा उस तरफ बहेगी जिस तरफ इलेक्ट्रॉनों का प्रवाह, उसके विपरीत तरफ बहेगी। क्योंकि जिस समय विद्युत की परिघटना का सर्वप्रथम प्रेक्षण किया गया था, तब इलेक्ट्रॉनों के बारे में कोई जानकारी नहीं थी। अतः विद्युत धारा को धनावेशों का प्रवाह माना गया है। अगला है विद्युत विभव। किसी बिंदु पर स्थित इकाई बिंदुवत आवेश में संग्रहित विद्युत स्थितिज ऊर्जा उस बिंदु के विद्युत विभव के बराबर होती है। ये विद्युत विभव की परिभाषा है कि किसी बिंदु पर स्थित इकाई बिंदुवत आवेश, इकाई बिंदुवत धनावेश, इस प्रकार का जो बिंदुवत धनावेश होता है, इसमें संग्रहित विद्युत स्थितिज ऊर्जा उस बिंदु का क्या कहलाती है? विद्युत विभव कहलाती है। आगे देखते हैं विभवांतर। एकांक आवेश को एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक लाने में किया गया कार्य क्या कहलाता है? विद्युत विभवांतर। जैसे ये कोई बिंदु ए और ये कोई बिंदु बी, तो यहां से लेके यहां तक लाने में इसको जो भी कार्य किया जाएगा वो कहलाएगा विभवांतर। विभवांतर का मात्रक क्या होता है? वोल्ट होता है। आइए आगे बढ़ते हैं। एक वोल्ट जब एक कूलाम आवेश को लाने के लिए 1 जूल ऊर्जा कार्य
करना होता है तो विभवांतर कितना होता है, 1 वोल्ट होता है। विभवांतर को विभवमापी या वोल्टमीटर से मापा जाता है जो परिपथ में कहाँ जुड़ता है, समांतर क्रम में। देखिए हमने अभी देखा था अमीटर कहाँ जुड़ता है, अमीटर जुड़ता है श्रेणी क्रम में और वोल्टमीटर कहाँ जुड़ता है, समांतर क्रम में। आइए अब विभवमापी या वोल्टमीटर के बारे में कुछ जानते हैं। तो विभवांतर को नापने की युक्ति है, इसका प्रतिरोध उच्च होता है, इसे हमेशा किसमें जोड़ते हैं, पार्श्व क्रम यानी कि समांतर क्रम में जोड़ते हैं और इसका प्रतीक परिपथ और बीच में जो गोला लगा के क्या देख रखा है, वी, वी यानी कि वोल्टमीटर। अब देखते हैं सेल क्या होता है। यह एक सरल युक्ति है जो विभवांतर को बनाए रखती है। विद्युत धारा हमेशा उच्च विभवांतर से निम्न विभवांतर की ओर प्रवाहित होती है। उच्च विभवांतर यानी ज्यादा से कम की ओर प्रवाहित होती है हमेशा। आइए कुछ अवयव और उनके प्रतीक देखते हैं। विद्युत सेल को इस प्रकार से दर्शाया जाता है जिसमें एक तरफ की रेखा बड़ी और एक तरफ की छोटी, जिस तरफ की बड़ी होती है उधर प्लस और जिस तरफ छोटी उधर माइनस। बैटरी तथा सेलों का संयोजन इस प्रकार से दर्शाया जाता है बड़ा छोटा बड़ा छोटा। खुली प्लग यानी कि इसमें बीच में बिंदी नहीं होती है, बंद प्लग इसमें बीच में बिंदी लगा देते हैं। तार संधि, ये जो तार है इसमें एक और तार आ रहा है और उन दोनों को इस जगह पे ज्वाइंट कर रखा है। बिना संधि के तार, ये तार है और इसको इस प्रकार से दर्शाया यानी कि इनमें कोई संधि नहीं, कोई मिलाप नहीं हो रहा। विद्युत बल्ब को इस प्रकार से, प्रतिरोधक तो प्रतिरोधक को इस प्रकार से दर्शाया जाता है। परिवर्ती प्रतिरोधक अथवा धारा नियंत्रक, तो ये प्रतिरोध पे या तो इस तरीके की लाइन लगी रहेगी या परिपथ पे ये इस तरीके की रेखा बनी रहेगी। तो आइए इसको बोलते हैं परिवर्ती प्रतिरोधक या धारा नियंत्रक। इसके बाद आता है ओम का नियम। किसी विद्युत परिपथ में धातु के तार के सिरों के बीच विभवांतर उसमें प्रवाहित होने वाली विद्युत धारा के समानुपाती होता है। देखिए किसी विद्युत परिपथ में धातु के तार के सिरों के बीच उत्पन्न विभवांतर, विभवांतर यानी कि V, उसमें प्रवाहित धारा, धारा यानी कि I के क्या होता है, समानुपाती। समानुपाती का ये चिन्ह है। जब समानुपाती हटता है तो क्या लगता है, R। और R को क्या बोला जाता है, R एक नियतांक है जिसे तार का प्रतिरोध बोला जाता है और यही क्या है, ओम का नियम। देखिए ओम के नियम में V और I के मध्य जो ग्राफ होता है यानी कि विभवांतर और धारा, इसके मध्य जो ग्राफ होता है वो इस प्रकार की एक सीधी रेखा प्राप्त होती है यानी कि जैसे जैसे V बढ़ेगा वैसे वैसे I बढ़ेगी। सॉरी। प्रतिरोध देखते हैं। यह चालक का वह गुण है जिसके कारण वह प्रवाहित होने वाली धारा का विरोध करता है। प्रतिरोध से नाम से स्पष्ट हो रहा है कि ये विरोध करेगा। प्रतिरोध का मात्रक ओम होता है और 1 ओम बराबर 1 वोल्ट बटा 1 एम्पियर होता है। आइए आगे बढ़ते हैं। धारा नियंत्रक, परिपथ में प्रतिरोध को परिवर्तित करने के लिए जिस युक्ति का उपयोग किया जाता है उसे धारा नियंत्रक कहा जाता है। प्रतिरोध को परिवर्तित करने के लिए जिसका उपयोग करेंगे वो क्या कहलाएगी, धारा नियंत्रक। अब देखते हैं प्रतिरोध की निर्भरता। प्रतिरोध किस किस पर निर्भर करता है, तो चालक की लंबाई के समानुपाती होता है यानी कि चालक की लंबाई पर निर्भर करेगा। चालक की अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल के व्युत क्रमानुपाती होता है यानी कि अगर अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल बढ़ेगा तो प्रतिरोध घटेगा। देखिए व्युत क्रमानुपाती का मतलब होता है उल्टा। तापमान के समानुपाती होता है यानी कि तापमान बढ़ेगा प्रतिरोध बढ़ेगा और पदार्थ की प्रकृति पर भी निर्भर करता है। अगला है सॉरी अगला है विद्युत प्रतिरोधकता। 1 मीटर भुजा वाले घन के विपरीत फलकों में से धारा गुजरने पर जो प्रतिरोध उत्पन्न होता है वह क्या कहलाता है, प्रतिरोधकता कहलाता है।
प्रतिरोधकता का मात्रक होता है ओम इंटू मीटर। आगे देखते हैं। प्रतिरोधकता चालक की लंबाई व अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल के साथ नहीं बदलती, परंतु तापमान के साथ। किसके साथ नहीं बदलती है? क्षेत्रफल के साथ नहीं बदलती है। किसके साथ बदलती है? तापमान के साथ बदलती है। धातुओं तथा अधातुओं की प्रतिरोधकता परिसर 10 की घात -8 से 10 की घात -6 ओम इंटू मीटर होता है। देखिए ये इंपॉर्टेंट है, परीक्षा में पूछा जा सकता है। धातुओं तथा अधातुओं का प्रतिरोधकता परिसर कितना होता है? 10 की घात -8 से 10 की घात -6 माइक्रोमीटर। सॉरी, माइक्रोमीटर नहीं, ओम इंटू मीटर। देखिए आगे बढ़ते हैं। मिश्र धातुओं की प्रतिरोधकता उनकी अवयवी धातुओं से अपेक्षाकृत अधिक होती है। मिश्र धातुओं का उच्च तापमान पर शीघ्र ही उपचयन नहीं होता, अतः इनका उपयोग तापन युक्तियों में होता है। तांबा व एल्यूमीनियम का उपयोग विद्युत संचरण के लिए किया जाता है, क्योंकि इनकी प्रतिरोधकता क्या होती है? बहुत कम। देखिए अब प्रतिरोधों का संयोजन देखते हैं। प्रतिरोधों का संयोजन, इसमें से एक प्रश्न बनता ही बनता है। तो एक तो है श्रेणी क्रम संयोजन और एक है समांतर क्रम संयोजन। और प्रतिरोधों का संयोजन कितने प्रकार का होता है? 2। सबसे पहले श्रेणी क्रम देखते हैं। तो देखिए ये एक परिपथ बना रखा है जिसमें एमीटर लगा रखा है और इधर सेलों का संयोजन, यहाँ कुंजी लगी हुई है। इसमें जो धारा प्रवाहित हो रही है ये ऊपर की तरफ, और ये धारा जा रही है R1 में, फिर जा रही है R2 में, फिर जा रही है R3 में। तो ये इनमें जो धारा जा रही है वो सभी में धारा का मान क्या है? समान है। ये इनमें वोल्ट मीटर लगा रखा है, इसका कुछ ना कुछ विभवांतर, इसका भी कुछ विभवांतर और इसका भी कुछ ना कुछ विभवांतर होगा। तो इस प्रकार ये श्रेणी क्रम संयोजन पूरा होता है। देखते हैं इसके बारे में। एक विद्युत परिपथ जिसमें R1, R2, R3 प्रतिरोध के 3 प्रतिरोधकों को एक सिरे से दूसरा, देखिए एक का सिरा दूसरे से मिलाकर जोड़ा जाए तो यह संयोजन कैसा कहलाता है? श्रेणी क्रम संयोजन कहलाता है। देखिए श्रेणी क्रम संयोजन में कुल प्रतिरोध होता है R बराबर R1 प्लस R2 प्लस R3। ये तो सूत्र, ये न्यूमेरिकल में काम में आएगा। प्रत्येक प्रतिरोधक में समान मान की धारा प्रवाहित होती है। सब में धारा समान, हमने देखी अभी आई। तथा कुल विभवांतर होगा V बराबर V1 प्लस V2 प्लस V3। क्योंकि V बराबर होता है IR, तो देखिए कुल विभवांतर देखते हैं। तो धारा तो I R1, I R2, I R3। इन तीनों में से कौन कॉमन आ गया? I। और इधर R1, R2 और R3। इधर भी हम V को क्या लिख सकते हैं? V इक्वल टू IR। तो I से I कट गया, क्या बचा? R बराबर R1 प्लस R2। यानी कि कुल प्रतिरोध कितना हो गया? सभी प्रतिरोधों को जोड़ दो। दूसरा है समांतर क्रम या पार्श्व क्रम संयोजन। तो ये देखिए हमने एक परिपथ बना रखा है जिसमें सेलों का संयोजन, एक कुंजी लगी हुई है, अमीटर जोड़ रखा है, धारा इसमें इधर से नीचे और इस तरफ से ऊपर की तरफ प्रवाहित हो रही है। और इसमें जो हमने इनको जोड़ा है ये समांतर क्रम में, देखिए 1, 2 और 3, इन तीनों को किसे जोड़ रखा है? समांतर क्रम में। जिसमें इसमें इसका प्रतिरोध R1, धारा I1, प्रतिरोध R2, धारा I2 और प्रतिरोध R3, धारा I3। और तीनों पर विभवांतर का मान क्या होगा? समान। इसमें भी विभवांतर V है, इसमें भी V और इसमें भी V। देखिए समांतर क्रम में प्रत्येक प्रतिरोधक के सिरे पर विभवांतर समान होता है। मैंने अभी बताया V का मान क्या होगा? समान होगा सभी। समांतर क्रम में धारा I बराबर I1, I2 और I3 होती है। देखते हैं। क्योंकि I का सूत्र क्या होता है? V बटा R। तो V बटा R, ये V बटा R1 धारा, V बटा R2 R1 प्रतिरोध, V बटा R2 प्रतिरोध, V बटा R3 प्रतिरोध। सभी में से V कॉमन और V से V कट गया। V से V जैसे ही कटा तो 1 बटा R1, 1 बटा R, ये सारे का क्या हो गया? योग हो गया। देखिए अब तुलना करते हैं कि श्रेणी क्रम और समांतर क्रम में से लाभ किस में है।
तो श्रेणी क्रम संयोजन की तुलना में पार्श्व क्रम संयोजन के लाभ। तो सबसे ज्यादा लाभकारी कौन है? पार्श्व क्रम या समांतर क्रम। हमारी घरों में जो लाइटें जुड़ी हुई होती है वो किस में जुड़ी हुई होती है? पार्श्व क्रम यानी कि समांतर क्रम। श्रेणी क्रम संयोजन में जब एक अवयव खराब हो जाता है तो परिपथ टूट जाता है, यानी कि तथा कोई भी अवयव काम नहीं करता, यानी कि अगर एक बल्ब खराब हो जाए तो पूरे घर की सप्लाई बंद हो जाएगी। अलग अलग अवयवों में अलग अलग धारा की जरूरत होती है, यह गुण श्रेणी क्रम में नहीं होता। श्रेणी क्रम में सभी में धारा समान बनी रहती है। हमने अभी देखा श्रेणी क्रम में सब में आई आई धारा थी। समांतर क्रम में प्रतिरोध क्या होता है? कम होता है। आगे देखते हैं विद्युत धारा का तापीय प्रभाव। यदि एक विद्युत परिपथ विशुद्ध रूप से प्रतिरोधक है तो स्रोत की ऊर्जा पूर्ण रूप से ऊष्मा के रूप में शहित होती है, यानी कि पूरी पूरी ऊर्जा काम में नहीं आती, उसका कुछ भाग जो होता है वो शहीद होता है। इसे विद्युत धारा का तापीय प्रभाव कहते हैं। जैसे जब हम देखते हैं कि किसी तार में विद्युत धारा प्रवाहित होती है तो तार गर्म हो जाता है, तो ये किस पर आधारित? विद्युत धारा के तापीय प्रभाव पर। इसका सूत्र होता है ऊर्जा बराबर शक्ति इंटू समय। ऊर्जा को H से लिखते हैं, शक्ति को P से और समय को T से। देखिए P बराबर होता है V इंटू आई और V बराबर होता है I और R। तो इसको सरल करते हैं। H बराबर P का मान रखा हमने कितना? V इंटू आई इंटू ये टी ऐसा का ऐसा ही। अब वापस से V का मान रखेंगे हम, तो V का मान कितना है? आई आर। तो V का मान आई आर, ये क्या बचा? I और ये क्या है? T। तो I और I तो I स्क्वायर हो गया और R और T ऐसा कैसे? इसको क्या बोला जाता है? इसे जूल का विद्युत धारा का तापन नियम कहते हैं। आइए देखते हैं जूल का विद्युत धारा का तापन नियम। किसी प्रतिरोध में उत्पन्न ऊष्मा विद्युत धारा के वर्ग के समानुपाती होती है, यानी कि H डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है I स्क्वायर के। ऊष्मा प्रतिरोध के समानुपाती होती है, यानी कि H प्रोपोर्शनल R। और विद्युत धारा के में प्रवाहित होने वाले समय के भी समानुपाती होती है, यानी कि किसके? ऊष्मा किसके समानुपाती होती है? समय के, यानी कि T के। देखिए तापन प्रभाव पर आधारित युक्तियां देखते हैं। हीटर, प्रेस आदि में वांछनीय होता है परंतु कंप्यूटर, मोबाइल में अवांछनीय होता है, इनको ये खराब कर देता है। विद्युत बल्ब में अधिकांश शक्ति ऊष्मा के रूप में प्रकट होती है तथा कुछ भाग प्रकाश के रूप में उत्सर्जित होता है। विद्युत बल्ब। अब विद्युत बल्ब के बारे में देखते हैं। विद्युत बल्ब का तंतु टंगस्टन का बना होता है क्योंकि यह उच्च तापमान पर उपचयित नहीं होता, पिघलता नहीं है। इसका गलनांक उच्च कितना होता है? 3380 डिग्री सेल्सियस होता है। बल्ब में अक्रिय गैसें भरी जाती है, कौन सी? नाइट्रोजन तथा आर्गन। क्यों भरी जाती है? जिससे तंतु की आयु में क्या हो जाती है? वृद्धि हो जाती है। आगे देखते हैं विद्युत शक्ति। विद्युत शक्ति होती है ऊर्जा के उन्मुक्त होने की दर, विद्युत शक्ति कहलाती है। क्या होने की दर? उन्मुक्त होने की दर। इसे P से दर्शाते हैं और P बराबर आई स्क्वायर आर। अब देखिए आई हमने अभी देखा था V बटा आर होता है, तो आई स्क्वायर क्या होगा? V स्क्वायर बटा आर स्क्वायर। तो इसका रख दिया हमने V स्क्वायर बटा आर स्क्वायर। एक आर से एक आर कट गया, यानी कि विद्युत शक्ति का सूत्र क्या हो गया? V स्क्वायर बटा आर। ये इंपॉर्टेंट सूत्र है दोस्तों, इस पे बहुत सारे न्यूमेरिकल बनेंगे तो हम आगे करने वाले हैं वो। तो देखिए दोस्तों, ये हमारा जो विद्युत वाला जो चैप्टर था ये कंप्लीट हो चुका है। इस विद्युत वाले चैप्टर में हमने जो भी इम्पोर्टेंट हमारे टॉपिक थे वो सारे कवर कर लिए। इसकी क्वेश्चन सीरीज हम जल्दी लेकर आएंगे। अगर चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें। इसी प्रकार के नोट्स हम लाते रहेंगे। तो धन्यवाद दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।